आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है ये पाठशाला के वीडियो लेक्चर सीरीज में। और क्योंकि आप वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं और अब हम आगे थोड़ी सी कहानी बढ़ने वाली है। हमने ये देखा था कि 1967 के इलेक्शन में जैसे इंदिरा गांधी जी आती है तो अब इंदिरा गांधी जी के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां हमें देखने को मिलती है। वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो चुनौतियां थी दो सबसे बड़े चैलेंजेस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट, मतलब जितने भी सिंडिकेट मेंबर थे उनसे उन्हें पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए थी, और दूसरा अपनी कांग्रेस के अंदर एक अच्छी और मजबूत छवि बनाना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इंदिरा गांधी जी के लिए। और क्यों हो गई थी उसके पीछे का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर लेंगे, जिससे हमें काफ़ी हद तक कहानी समझ में आ जाएगी। 1967 में जैसे ही इंदिरा गांधी जी पावर के अंदर आती है तो आप ये कह सकते हैं बहुत ही सरल भाषा के अंदर कि वो एक राजनीतिक भूकंप की तरह था, क्योंकि इसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक ही कहा गया। पहली बार कांग्रेस की सरकार 520 सीटों में से 283 सीटें लेके आई है। वोटों का 61% इन्होंने गेन करा था, जो सही मायने में अच्छा नहीं था। कांग्रेस ने 1952 के अंदर बहुत अच्छी लोकसभा मेजॉरिटी गेन करी थी, लेकिन इस टाइम पीरियड में आप कह सकते हो 1967 के इलेक्शन में उसके हाफ ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर डिफीट हो गए थे, हार गए थे। इट मीन्स दैट हाफ ऑफ द कैबिनेट मतलब क्या हो गया, जो मंत्रालय को चलाने वाले मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, और वही कैबिनेट मेंबर्स 1967 के इलेक्शन में हार गए, हाफ से भी ज़्यादा। इट मीन्स दैट सिंडिकेट मेंबर जो थे वो भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर ही थे, और उनमें से जो भी 5 से 10 लोगों का जो ग्रुप मेन था मिनिस्टर्स का, वो दोस्तों खुद ही इलेक्शन हार गए। तो इस तरीके से 1967 में सिंडिकेट मेंबर से एक तरीके से इंदिरा गांधी को छुटकारा तो मिल गया, और इंदिरा गांधी के पास अब पावर आ गई कि वो अपनी खुद की कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाए और अपने हिसाब से लोगों को खड़ा करे और अपने हिसाब से लोगों को मंत्रालय दे। यानी कि दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम से तो इंदिरा गांधी जी इजाद पा चुकी हैं, क्योंकि कैबिनेट मेंबर्स में सिंडिकेट मेंबर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते थे और वही चुनाव हार गए। और हमें ये लगता है कि इंदिरा गांधी जी के 1967 में चुनाव हारने के शायद से उनका इनएक्सपीरियंस और सिंडिकेट मेंबर का सपोर्ट हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे के रीजंस हम समझ सकते हैं कि पुराने टाइम पीरियड में अगर ये इलेक्शन हारी हैं तो इलेक्शन हारने के और भी पीछे कारण हो सकते हैं। जैसे कारण के लिए हमने वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले भी पार्ट देखे थे। मैं आपको कारण दिखा देता हूँ कि कारण क्या क्या आप लिख सकते हो, और पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आया कि आप बताइए कि 1967 का टाइम पीरियड अर्थक्वेक क्यों था, तो उसके पीछे भी रीज़न आप इसमें लिख सकते हैं। 1 सेकेंड। वो है ये कि 1967 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी के हारने के रीज़न, पहला रीज़न हम बोल सकते हैं कि 2 प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हुई, शास्त्री जी और नेहरू जी। कांग्रेस विदाउट नेहरू चल रही थी, इनएक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर एक रीजन है ही। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे, मॉनसून फेलियर हुआ था। 2 युद्ध इंदिरा गांधी जिससे पहले 1962 और 1965 में लड़े गए थे, और सोचिए जब वो लड़े जा रहे हैं तो देश की इकोनॉमिक तो वैसे ही खतरे में है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। एंड देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज डिक्लाइन पे आ गई थी, तो बाहर का बिजनेस नहीं मिल पा रहा था, कीमतें बढ़ती जा रही थी, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर खर्चा करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि 1967 में युद्ध हुआ था, कहीं दोबारा से युद्ध ना हो जाए, तो इसलिए मिलिट्री पे ही पैसा खर्च करने की हमें ज़रूरत थी। फूड स्कैरसिटी यानी कि भोजन की कमी, जब मॉनसून फेलियर हुआ तो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो खाने की कमी तो अपने आप होगी, और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट इशू एंड देन पॉपुलर अनरेस्ट मूवमेंट दूसरे स्टेट्स में चलते रहे। यानी कि 1967 में इलेक्शन हारने के इंदिरा गांधी के इनएक्सपीरियंस प्लेयर ना होने के रीज़न के साथ साथ ये रीज़न भी आप लिख सकते हो। पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि 1960s का टाइम पीरियड पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों था, तो आप ये सारे आंसर लिख सकते हो, और आप ये भी जस्टिफाई कर सकते हो कि 1967 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी हारी क्यों थी। चलिए, तो अब वो हार गई, जैसे करके हमने देख लिया हार गई। वो हारने के बाद पहली बार कांग्रेस 1967 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस के सामने नॉन कांग्रेसिज्म की आइडियोलॉजी हमें देखने को मिली। और नॉन कांग्रेसिज्म क्या था दोस्तों? नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जो पार्टी के सपोर्ट में नहीं थी, पार्टी के अंदर से ही नए लीडर्स, नई विचारधाराएं निकली जिन्हें एंटी कांग्रेस कहा गया। ऐसे जो कांग्रेस को हरा देना चाहते हैं या कांग्रेस के विरोधी हैं, तो उसे हम नॉन कांग्रेसिज्म कहते हैं। यानी कि एक ऐसी विचारधारा जो गैर कांग्रेसवाद है। लोगों ने समझा कि नेहरू जी और शास्त्री जी तो अब रहे नहीं हैं,
और जो इंदिरा गांधी जी हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी नहीं है जो समाज में एक अच्छी प्रगति कर सकती है। दैट इज़ वाई नॉन कांग्रेसिज्म की आइडियोलॉजी उस समय आम थी और समाज के अंदर बहुत तेज़ी से ये बातें फैलाई जा रही थी कि कांग्रेस में अब वो जान नहीं रह गई है जो पहले के टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी, मतलब पहले के टाइम पीरियड में नेहरू जी के टाइम पीरियड में या शास्त्री जी के टाइम पीरियड में थी। तो अब नॉन कांग्रेसिज्म की आइडियोलॉजी तो हमें समाज में देखने को मिल ही रही थी, लेकिन साथ में ये नॉन कांग्रेसिज्म की आइडियोलॉजी लाने वाले व्यक्ति जो थे राम मनोहर लोहिया थे, और राम मनोहर लोहिया ही सोशलिस्ट लीडर थे उस टाइम पीरियड पे। और अगेन मैं आपको बता दूं, पेपर के अंदर राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कॉलेज में आते हैं, 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है। तो राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे, विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे, नई कांग्रेस बनाई थी। इसे ही नॉन कांग्रेसिज्म बोला गया कि पार्टी की विचारधारा से हटके एक नई आइडियोलॉजी बनाना। अब दोस्तों ये एक नई आइडियोलॉजी क्यों बना रहे थे? 1963 से लेकर 67 तक लोकसभा के सांसद बने रहे, मैनकाइंड एवं जनता के संस्थापक संपादक, गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान दिया, विचारधारा का संयोजन दर, गैर कांग्रेस वर्ग के रणनीतिकार, पिछड़े वर्ग को आरक्षण की वकालत और अंग्रेज के विरोध के अलावा एक ऐसी राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि इनको ये लगने लग गया था कि कांग्रेस की विचारधारा कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही थी और कांग्रेस को अपने आप को समेट के कहीं ना कहीं इंडियन लोगों के अधिकार में ही रखना चाहिए था, जो कांग्रेस नहीं कर रही थी। दैट इज उनको लगा कि भाई पिछड़े वर्ग के नेताओं के रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन सकती है, और पहली बार कांग्रेस के खिलाफ निकल के ये व्यक्ति उसी टाइम पीरियड में बाहर निकलते हैं 67 में, और यही नॉन कांग्रेसिज्म की विचारधारा को समाज में लेके आते हैं। 11th क्लास में इसके बारे में जिक्र अच्छा खासा दे रखा है। अब साथ में हमने देखा कि अर्थक्वेक क्यों था, और अब इंदिरा गांधी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई कि बहुत सारे कांग्रेसी नेता जो हैं वो हार चुके हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर थे, और क्योंकि उनके ऊपर ही लांछन लगा हुआ था कि भाई सिंडिकेट मेंबर ने ही इंदिरा गांधी को बनाया। अब इंदिरा गांधी के पास एक प्रॉब्लम तो एक कांटा सॉल्व हो गया कि अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री को वो आसानी से क्या कहते हैं चुन सकती है, और इसमें उनका सिंडिकेट लोगों का प्रेशर नहीं रहेगा। दैट इज वाई आप कह सकते हो कांग्रेस 9 राज्यों के अंदर सत्ता गवा तो देती है लेकिन फिर भी गठबंधन सरकार बना लेती है, और पहली बार हम देखते हैं कि डीएमके पार्टी क्लियर मेजोरिटी के साथ लेजिस्लेटिव इलेक्शन में जो 72 के अंदर होते हैं उसके अंदर तमिलनाडु में पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई सरकार बना पाया था आजादी के बाद। तो ये थोड़ा सा डेटा जानना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब यही हो गया 1967 के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो किसी भी एक स्पेशल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी, इसलिए कांग्रेस ने दूसरी सरकारों के साथ अलायंस करा और इसे हम गठबंधन बोलते हैं। तो गठबंधन सरकार बहुत जगह पे हुई है, अभी भी हो रही है। अब इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट क्यों चालू हुआ? रीजन सबसे बड़ा क्या है वो समझते हैं। जब 67 के इलेक्शन में बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री में नेता हार गए, कैबिनेट मिनिस्ट्री में नेता हार गए, तो सिंडिकेट को लगा कि भाई हमारी नेता तो अभी भी इंदिरा गांधी है और वो पीएम बनी पड़ी है इंदिरा गांधी जी। सिंडिकेट मेंबर को लगा कि पीएम हमारी बात सुनेगी, लेकिन क्योंकि सिंडिकेट मेंबर के बहुत सारे अधिकारी जो थे, बहुत सारे नेता वो पावर में नहीं थे, इलेक्शन हार गए, और इलेक्शन हार गए तो फिर पीएम उनकी बात क्यों सुनेगी। दैट इज वाई यहाँ पे इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट हो गया, और जितने भी मेंबर जो थोड़े बहुत थे जिसमें लग रहा था कि इंदिरा गांधी की वो बात सुनेंगे और इंदिरा गांधी को कुछ भी वो ऑर्डर देंगे तो इंदिरा गांधी की बात मान लेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि खुद के कामराज जी जो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे, वो उनकी खुद की डेथ हो जाती, और डेथ कह रहा हूँ, वो खुद ही इलेक्शन में हार जाते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे इंदिरा गांधी जी अपनी मनमानी करने लग जाती है, और दैट इज वाई आप कह सकते हो द सिंडिकेट एक्सपेक्टेड इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस। उन्हें लगा कि ऐसा होगा, बट ग्रेजुअली इंदिरा गांधी साइडलाइन द सीनियर लीडर एंड शॉर्ट एडवाइस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द पार्टी। और हुआ यही कि इंदिरा गांधी ने सीनियर लीडर्स को साइडलाइन करा और अपने खुद की कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई, और अपनी ही बातचीत, अपने ही जो एडवाइजर थे वो अलग रखे, और यहाँ से सिंडिकेट की कहानी अलग होनी चालू हो जाती है। अब क्योंकि इंदिरा गांधी को अपना नाम बनाना है, क्योंकि 1967 के इलेक्शन में उनके साथ बहुत बुरा हुआ, सिंडिकेट मेंबर को उन्होंने दरकिनार कर दिया और बोला कि अब मेरी ही चलेगी। अब यहाँ पे 71 के बाद वो स्टार्ट हुई और नए नए स्टेप लेना चालू कर देती है। और नए स्टेप दोस्तों क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नए स्टेप जैसे कि सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सारे साइड फ्रंट पॉलिसीज बनाए, लेफ्ट नीतियां जो कहीं ना कहीं
मैं कह सकता हूँ डेवलपमेंट से रिलेटेड है और थोड़ा सा वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन को ज़्यादा था। दूसरा, उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम 1967 में शुरू करा। 10 पॉइंट प्रोग्राम का मतलब ये होता है झुग्गी झोपड़ी, आवास, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबों के हित के बारे में सोचना, ये सारी बातें। दूसरा, उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की शुरुआत करी, 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। उन्होंने अर्बन प्रॉपर्टी को सील करना चालू करा, इसे बोलते हैं चकबंदी कर देना। बोला कि जिन लोगों के पास 500 एकड़ की जमीनें हैं, इतनी जमीनें नहीं हो सकती, 30 एकड़ 40 एकड़ की जमीनें आप रख सकते हो, बाकी सब सरकार को देनी पड़ेगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये प्रॉपर्टी आपकी अपनी नहीं है, सरकार की है। तो सरकार को डेवलपमेंट करना होता है और डेवलपमेंट करने के लिए हम ये जमीनें उन लोगों को भी दे सकते हैं जिनके पास जमीनें नहीं है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड गेन, जैसे आज आप देखते हैं कि राशन मिल जाता है दुकानों के ऊपर, सरकारी दुकानों में, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, PDS बोला था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। राशन की दुकानों की शुरुआत 1967 में हुआ। और लैंड रिफॉर्म, जमीन सुधार आंदोलन, जैसे मैंने बताया जमीन सुधार तो है ही। जमीन सुधार का मतलब हो गया कि वही जमीन उन्मूलन करना, कि जिन पे 500 एकड़ की जमीन है उन पे 30 एकड़ ही रहेगी, ये सब। और रूरल पुअर साइट जितनी भी थी उन लोगों को घर मुहैया कराने का काम। इससे इंदिरा गांधी जी जनता के दिलों में बसने लग गई। और जो सिंडिकेट मेंबर को लग रहा था कि इंदिरा गांधी जी हमारी बात सुनेंगी और पार्टी के अंदर हम ही सब कुछ हैं, वहां इंदिरा गांधी जी इस बात को फेल कर रही थी। इंदिरा गांधी ने अपने खुद की छवि बनानी चालू करी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे काम जब 67 में हुए और 1-2 साल के बाद जब जनता को पता चलने लग गया कि हाँ सही मायने में सिंडिकेट मेंबर नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी अच्छा काम कर रही है, तो वहां उनकी नज़रों में एक अच्छा सिस्टम होने लग गया। उसके बाद 1969 की बात आती है और जाकिर हुसैन जी की डेथ हो जाती है। अगर आप देखो तो उनकी डेथ 3 मई को होती है और 3 मई 1969 के अंदर उनकी डेथ होती है। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर होती हैं और मिनिस्टर जाकिर हुसैन होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट आप देख सकते हो वीवी गिरी इनका नाम है। वरहा गिरी वेंकटा गिरी, मतलब वरहा गिरी वेंकटा गिरी इनका जो भी नेम है, वीवी गिरी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। उससे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे इनसे पहले, लेकिन वीवी गिरी जी उस टाइम पीरियड पे क्या थे? उस टाइम पीरियड पे उपराष्ट्रपति थे। अब उपराष्ट्रपति थे तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर आपने क्लास 6th 11th में पढ़ा होगा कि कहीं इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन के ड्यूरेशन में 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होता तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पीरियड पे नीलम संजीव रेड्डी नहीं, वीवी गिरी थे। अब वीवी गिरी को क्या लग रहा था? वीवी गिरी को ये लग रहा था कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, लेकिन उस समय कांग्रेस के जो हेड थे वो इंदिरा गांधी जी थी और इंदिरा गांधी के मोस्ट ऑफ लीडर यही कह रहे थे कि हमें नीलम संजीव रेड्डी को ही प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कांग्रेस के पार्टी के लीडर भी थे और अगर इनको चुनाव जीत लिया जाता है तो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा एक तरीके से। और यहाँ पे इंदिरा गांधी का रोल ये हुआ कि इंदिरा गांधी जी को पूरी तरीके से बोलना चाहिए था अपने सभी मेंबर को, जितने भी MP MLA थे सबको बोलना चाहिए था कि आप नीलम संजीव रेड्डी को ही वोट करो। लेकिन उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में बोल दिया कि जितने भी लोग हैं अपने कॉन्साइंस वोट का यूज करें, यानी कि अपने विवेक का यूज करें और जिसको भी आप वोट डालना चाहते हैं, चाहे वीवी गिरी को वोट डालना चाहते हैं वीवी गिरी को डालो, नीलम संजय रेड्डी को डालना चाहते हैं नीलम संजय रेड्डी को वोट डालो। और यहाँ से पार्टी के अंदर ये छवि सामने आती है कि इंदिरा गांधी जी कहीं ना कहीं नीलम संजय रेड्डी को पसंद नहीं करती है, वो वीवी गिरी को एज अ प्रेसिडेंट का चेहरा देखना चाहती है। और हुआ यही कि फाइनली क्या कहते हैं, वीवी गिरी जी PM बन जाते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं और नीलम संजय रेड्डी जो है वो पूरी तरीके से चुनाव हार जाते हैं। इससे पार्टी के जो हेड थे, जो मैसूर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चौथे पार्टी के हेड S निजलिंगप्पा, ये जो थे ये पार्टी के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पार्टी से बर्खास्त कर दिया, इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। यहाँ पे अब सोचिए एज अ PM का चेहरा इंदिरा गांधी जी इतने सारे काम कर रही है, राष्ट्रपति के इलेक्शन की वजह से यहाँ पर इंदिरा गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन रिलीज होता है और फाइनली उनको PM की पोस्ट से हटाया जाता है। पर कैसे हटाया जाता है, इलेक्शन में क्या प्रोसीजर है ये, और क्लास 11th में इसके बारे में बड़े डिटेल में बताया हुआ है। लक्ष्मीकांत की बुक है, आप उसमें भी जाके सर्च आउट कर सकते हो कि एज अ प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट किसी PM को कैसे हटा सकता है। नीलम संजय रेड्डी ने सभी MP से दरख्वास्त करा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर ने, इंदिरा गांधी जी ने पार्टी के खिलाफ जाके काम करा है,
मतलब उन्होंने वीवी गिरी को वोट करने के लिए कहा, जबकि नीलम संजय रेड्डी को वोट करने के लिए वो पूरी कांग्रेस कमेटी को बोल सकती थी, पर उन्होंने नहीं बोला। इस तरीके से कांग्रेस के दो टुकड़े होते हैं और कांग्रेस ओ अलग बनती है और कांग्रेस आर अलग बनती है। पार्टी का विखंडन हो जाता है, पार्टी टूट जाती है कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में। और यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बोलती हैं कि देखो पार्टी का विभाजन ठीक है, प्रेसिडेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं पीएम कैंडिडेट हूँ, जीती हुई कैंडिडेट हूँ, और मुझे कौन हटा सकता है, मुझे कोई नहीं हटा सकता। तो ऐसी कंडीशन में पार्टी के अंदर ही लोकसभा के लोग वोट डालते हैं और पीएम का चेहरा किसे रहना चाहिए वो पार्टी डिसाइड कर लेती है। 1967 से 69 के बीच में 2 साल हो चुके थे और यहाँ पर आप कह सकते हो कि 283 सीटों में 283 एमपीओ में ज्यादातर वोट नई कांग्रेस आर को गया था, और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की थी। आप देख सकते हो 12 नवंबर 1969 में इसको बनाया गया, क्योंकि उसी के बाद ही इलेक्शन हुआ था। और ये देख लो, ये भी 12 नवंबर को ही बनाई गई पार्टी 69 में ही। और कुछ महीने बाद जब नई कांग्रेस बनाई गई तो इंटरनली वोट हुए और इंदिरा गांधी जी को ही पीएम का चेहरा रखा गया, और कांग्रेस ओ जो थी वो कांग्रेस आर से बिल्कुल अलग हो गई। इस तरीके से 1967 के बाद ये इस समय सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, इस समय सिर्फ कांग्रेस थी, इसमें सिंडिकेट भी था। लेकिन 1969 में नई कांग्रेस बनती है और कांग्रेस आर अब पावर में रहती है। यानी कि अब इंदिरा गांधी को सिंडिकेट मेंबर का भी डर नहीं रहा। अब इंदिरा गांधी जी अपनी पुरानी खोई हुई छवि को भी ठीक करने की कोशिश कर रही है, और अब इंदिरा गांधी 1969 के अंदर नए सिरे से आएगी। और अब 1969 में कांग्रेस आर चल रही है, जनता के सामने कोई भी वोट नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी इस टाइम पीरियड पे पीएम का चेहरा है, याद रखिएगा, पीएम का चेहरा है इंदिरा गांधी जी। और यहाँ पे अब प्रेसिडेंट का चेहरा जो बना पड़ा है वो वीवी गिरी जी बने पड़े हैं, वीवी गिरी जी। अब ऐसे में जो प्रेसिडेंट है वो भी इंदिरा गांधी का मेन खास हो गया, और प्रेसिडेंट तो खुद है ही। अब क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट पहले तो एस निजलिंगप्पा थे, है ना। अब तो 1969 में नए पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे, और वो कौन थे वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 1969 से 1971 तक जब तक इलेक्शन नहीं हुआ तो नए कांग्रेस के उस टाइम पीरियड में पार्टी प्रेसिडेंट कौन थे, जिन्हें हम अध्यक्ष बोलते हैं। सो ये था वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम कहानी आगे पढ़ेंगे जिसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं 4th पार्ट में जल्दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।